हेमलता और रमेश की शादी को 7 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। हेमलता और रमेश संतान न होने के कारण काफी परेशान रहते थे और उन दोनों की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। वो बस जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे। रमेश लकड़ी काटने का काम करता था। उससे जो भी आमदनी होती थी उसी से वह अपना घर का खर्च चला रहा था। उसकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। फिर अचानक एक दिन काम से लौटते वक्त रमेश की रोड दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनकर हेमलता फूट फूट कर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? पहले से ही मुसीबत कम थी क्या जो तूने मुझसे मेरे पति को छीन लिया? अब मैं अकेली विधवा लाचार इस संसार में कैसे अपना जीवन काटूंगी? इतना कहते हुए हेमलता फूट फूट कर रोने लगती है और रमेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हेमलता घर में जो राशन और पैसे थे उनसे कुछ दिन जैसे तैसे काट लेती है। अब हेमलता के पास ना तो खाने के लिए राशन था और ना ही जेब में पैसे। वह बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, कैसे खेल खेल रहा है तू? थोड़ा सा तो मुझ पर रहम कर। मेरे पास मेरा एक पति ही तो था जो तूने मुझसे छीन लिया। अब मैं अपनी जिंदगी किसके सहारे और कैसे काटूं? कम से कम एक संतान ही दे देता मुझे। उसके सहारे मैं अपनी जिंदगी तो काट लेती। इतना बोलते बोलते हेमलता दुखी मन से भगवान को कोसती हुई रोने लगती है। अगली सुबह हेमलता काम की तलाश में जाती है। इधर उधर बहुत भटकने के बाद उसकी नजर एक खेत में पड़ती है। वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। वहीं पास में ही उस खेत का मालिक बैठा था। हेमलता खेत के मालिक के पास जाती है और कहती है, साहब, कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्या काम कर सकती हो तुम? साहब, कुछ भी कर लूंगी। जो भी आप काम बताओगे मैं वो सब काम कर लूंगी। बस मुझे काम दे दीजिए। मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर मेरे लायक कोई काम हो तो। ठीक है, खेत की खुदाई का काम करना है जैसे और मजदूर कर रहे हैं। क्या कर पाओगी तुम ये काम? इस काम के तुम्हें 300 रुपए मिलेंगे दिन के। हाँ हाँ साहब जी, मैं कर लूंगी। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। साहब जी, मैं कल की वजह आज से ही काम पर लग जाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? अरे, मुझे क्या एतराज होगा? तुम अभी से काम पर लग जाओ और तुम जितना काम करोगी उतना ही पैसा मिलेगा तुम्हें। हेमलता खेत के मालिक की बात सुनकर उसी समय खेत में जाकर काम करने लगती है। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद शाम को खेत के मालिक से अपनी पगार लेकर वह कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर आती है और खाना खाकर सो जाती है। अब हेमलता रोज समय से अपने काम पर जाती और खेत में पूरा दिन काम करती और शाम को पगार लेकर घर आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब हेमलता सुबह सुबह अपने काम पर जा रही होती है, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। हेमलता इधर उधर देखती है और कहती है, लगता है आसपास किसी का बच्चा रो रहा है। चलो चलकर देखती हूँ, आवाज तो इधर से ही आ रही है। हेमलता थोड़ी आगे जाकर देखती है तो उसे रोड के किनारे एक बच्चा पड़ा हुआ मिलता है जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। हेमलता उस बच्चे को उठा लेती है और कहती है, हे ऊपर वाले, कौन सी निर्दयी माँ है जो अपने फूल से बच्चे को यहाँ रोड के किनारे छोड़कर चली गई है। हे ऊपर वाले, तेरी भी निराली लीला है। जिसे संतान चाहिए उसे तू संतान नहीं देता
और जिसे संतान की कदर नहीं उसे तू संतान देता है। पता नहीं कैसी कठोर दिल माँ है जो अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई है। हेमलता कुछ देर वहीं इंतजार करती है जिसका भी ये बच्चा है उसे लौटाने के लिए, पर काफी देर इंतजार करने के बाद वहां कोई नहीं आता। तो हेमलता उस बच्चे को अपने साथ काम पर ले जाती है। हेमलता के पास बच्चे को देखकर खेत मालिक हेमलता से कहता है, अरे बहन, तुम ये बच्चा लेकर काम पर क्यों आई हो? तुम इस बच्चे को देखोगी या काम करोगी? नहीं नहीं साहब, मैं इस बच्चे को जमीन पर लिटाकर अपना काम कर लूंगी, आप चिंता मत करें। ठीक है, तो तुम काम पर लग जाओ। और हाँ, खेत में सिर्फ आज का ही काम है। आज खेत का काम पूरा हो जाएगा तो तुम कल से काम पर मत आना। ये सुनकर हेमलता सोच में पड़ जाती है। अब खर्चा कैसे चलेगा बिना काम किए? पहले तो मैं अकेली थी, पर अभी बच्ची भी है, मुझे इसकी परवरिश भी करनी है। ये सोचते हुए हेमलता बच्चे को जमीन पर लेटाकर अपने काम में लग जाती है और शाम को काम खत्म करने के बाद बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हेमलता के पास जो भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो जाती है और उसे कोई नया काम भी नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन हेमलता की पड़ोसन हेमलता के घर आती है और हेमलता से कहती है, हेमलता बहन, आपको काम की जरूरत थी ना? आपने मुझे बताया था कि कोई काम हो तो बताना। हाँ, काम की जरूरत तो है, अगर कोई काम है तो बताओ। काम तो है और बहुत अच्छा काम है, पगार भी अच्छी मिलेगी, रहने को भी जगह देंगे। हाँ हाँ, तो बताओ बहन। पर तुम्हें उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। शहर में मेरी एक जान पहचान वाली है, बहुत अमीर हैं। उन्हें अपने यहाँ काम करने वाली की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकती हो। हेमलता सोच में पड़ जाती है और वह अपने बच्चे की परवरिश के खातिर अपना घर बेचकर शहर चली जाती है और अपनी मालकिन विमला के यहाँ काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और हेमलता की बेटी रूपा भी 5 साल की हो जाती है। एक दिन हेमलता रूपा को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। तभी वहां पर विमला आती है और कहती है, क्यों रे नालायक कामचोर, तुझे काम नहीं करना क्या? कितना सारा काम पड़ा है और तू है कि यहाँ अपनी बेटी को संवार रही है। मालकिन, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ। अरे तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नौकरानी की बेटी नौकरानी ही बनेगी। लेकिन तेरे ड्रामे की वजह से मेरा रोज का समय बर्बाद होता है। मैं तुझे मुफ्त की तनख्वाह नहीं देती। विमला आंटी, आप मेरी माँ को क्यों डांट रही हो? ये तो पूरे दिन काम में लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको सुनाती रहती हैं। सच में आंटी, आप बहुत बुरी हो। रूपा की बात सुनकर विमला का पारा चढ़ जाता है और वो एक डंडा उठाकर रूपा को मारने लगती है। मालकिन छोड़ दो, अभी बच्ची है, जानती नहीं। मालकिन छोड़ दो मेरी बच्ची को, मत मारो। कल की छोकरी मुझसे जुबान लड़ा रही है, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मालकिन, आप इसको कुछ मत कहिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसकी बहुत ज्यादा कैंची से जुबान चल रही है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर विमला रूपा का बैग छीन लेती है और उसमें आग लगा देती है। आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा बैग जला दिया और मेरी सारी किताबें जल गईं। पीछे हट, वरना मैं तुझे भी जला दूंगी। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है और रूपा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, विमला आंटी हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों करती हैं? हम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं रह सकते माँ? बेटी, मैं क्या करूँ? इस विधवा औरत को इस संसार के सारे जुर्म सहने पड़ते हैं। मैंने सोचा था मैं गांव से शहर आकर तेरी परवरिश बहुत अच्छे से करूँगी, ताकि जीवन में तू
कामयाब बन सके। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना कहते कहते हेमलता सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ विमला आती है और कहती है, अब यहाँ बैठे बैठे किसका मातम मना रही है? बहुत सारा काम पड़ा है, जा जाकर काम कर। उसके बाद हेमलता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला अभी सहेली के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। दूसरी तरफ हेमलता साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक हेमलता से गलती से उसका टीवी टूट जाता है। विमला, तू तो ये टीवी हांगकांग से लाई थी ना, और ये पूरे 8 लाख रुपए का था ना? सच में तेरी नौकरानी बहुत लापरवाह है। तू सही कह रही है, ये टीवी मैं हांगकांग से लाई थी। इस हेमलता से मेरी अमीरी देखी नहीं जाती, इसलिए आए दिन मेरे घर का नुकसान करती रहती है। तो तू खड़े खड़े मुंह क्यों देख रही है? डंडा ले और मार इसे। विमला अपनी सहेली के बहकावे में आकर हेमलता को बुरी तरह मारती है। तभी वहां पर विमला का पति राजेंद्र आ जाता है। टूटा हुआ टीवी देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हेमलता को फिर से बुरी तरह मारता है। इस काम वाली ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, कुछ ना कुछ नुकसान ही करती रहती है। काफी पिटाई करने के बाद हेमलता को घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी हेमलता अपनी बेटी के साथ दरवाजे पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में हेमलता को खून की उल्टी होने लगती है और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तो मर गई, अब हम क्या करें? अब तो इसकी बेटी हमारे बारे में सबको बता देगी। हमें जल्दी से इसकी माँ को ठिकाने लगाना होगा ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। फिर राजेंद्र और विमला दोनों हेमलता को गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं और साथ ही रूपा को उसके साथ बांधकर डिग्गी में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद राजेंद्र उन दोनों को सुनसान जगह ले जाता है। चलो विमला, हम दोनों मिलकर इस रूपा की बच्ची का गला घोट देते हैं। ये सब सुनकर रूपा घबरा जाती है। आप लोग बहुत बुरे हैं, आपने मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे भी मारना चाहते हैं। देख लेना, एक न एक दिन आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद विमला रूपा का गला दबाने लगती है, लेकिन तभी रूपा के अंदर से एक तेज रोशनी प्रकट होती है जिससे विमला को बहुत जोर का करंट लगता है और वह झटककर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई, मेरी कमर ही टूट गई। अरे सुनिए, मुझे जल्दी से उठाओ। अरे ये क्या, इसके शरीर में से अचानक इतनी तेज रोशनी कैसे निकली? दोनों पति पत्नी रूपा को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। तुम दोनों ने मेरी बेटी पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की? अरे ये परी क्या कह रही है? ये इनकी बेटी है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं परी लोक की परी हूँ। एक चुड़ैल के डर से मैंने अपनी बेटी को पृथ्वी लोक पर हेमलता के पास छोड़ दिया था, लेकिन तुम बुरे इंसानों ने इनको मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो परी अपने जादू से कार को जला देती है। उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और उन दोनों को जोरदार करंट के झटके लगने लगते हैं और वहीं उनकी तड़प तड़प के मौत हो जाती है। उसके बाद वह परी अपने जादू से हेमलता को जिंदा कर देती है। उठो हेमलता, मैं आज से तुम्हारी जिंदगी के सारे कष्ट दूर कर दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम दोनों को अपने साथ परी लोक में रखूंगी। इतना कहकर परी हेमलता और रूपा को लेकर परी लोक चली जाती है और उस दिन के बाद से ही हेमलता और रूपा परी लोक में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें।
तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।